नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का 8वां पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको कवर कराएंगे। तो यदि आप यूपीपीसीएस, यूपीआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी भी महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट का जो शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो देखते हैं सबसे पहले इनके पिता का क्या नाम था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी माता का नाम शुभ्रद्रांगी था और इनकी पत्नी का नाम असंघमित्रा और महादेवी और कारुआकी। तो इनकी पत्नियों के नाम थे ये। असंघमित्रा से ही इनकी पुत्री का जन्म हुआ है, संघमित्रा। तो और चारुमती ये कारुआकी की पुत्री थी। तो ये इनको याद रखिएगा। कुल मिलाकर इनको पुत्र और पुत्री याद रखिएगा। संघमित्रा और महेंद्र, दो पुत्र पुत्रियाँ काफ़ी इनको इतिहास में फेमस है, क्योंकि इन्होंने ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। तो आगे देखते हैं इनके पुत्रों के नाम क्या थे। कुणाल, महेंद्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख भी हुआ है। और जालौक राजतंगड़ में उल्लेख है। तीवर, ये प्राग स्तंभ में उल्लेख है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं राज्याभिषेक। तो 273 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ है और गद्दी पर बैठे थे 273 ईसा पूर्व पे। लेकिन वास्तविक रूप से जब ये सिंहासन पे बैठे, इनका राज्याभिषेक हुआ, तो ये 269 ईसा पूर्व में ऐसा हुआ था। तो 269 ईसा पूर्व में इनका वास्तविक रूप से राज्याभिषेक हुआ। आगे देख लेते हैं। सिंघली अनुसूत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये इतिहास में मतभेद भी है कई विद्वानों को कि अशोक ने अपने शुरू के कुछ भाइयों की हत्या की थी, लेकिन 99 भाइयों की हत्या नहीं की गई। तो ऐसे में कई इतिहासकारों को इस बारे में मतभेद है कि ये सत्य घटना नहीं है। आगे देखते हैं अशोक के नाम क्या हैं। तो अशोक के अन्य नाम क्या हैं। अभिलेखों में सामान्यतः जो नाम मिलता है तो वो देव नाम प्रिय। तो याद रखिएगा, सामान्यतः जो अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है वो देव नाम प्रिय मिलता है। और देख लेते हैं अशोक का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो किन अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर है, उडेगोलम के अभिलेख हैं। तो ये इन अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है मुख्य रूप से। और एक देख लेते हैं आगे, बुद्ध शाक के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, बुद्ध शाक का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। ये सारे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, खासकर यूपीपीसीएस, आरओ जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो याद रखिएगा आप इसको अच्छे से कि देव नाम प्रिय और अशोक नाम के अभिलेख का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है। और देख लेते हैं अशोक वर्धन का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये पुराणों में मिलता है। याद रखिएगा, अशोक वर्धन का उल्लेख पुराणों में मिलता है। आगे देख लेते हैं कलिंग विजय। तो कलिंग विजय कब हुई थी। तो अशोक की कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुई थी। ये शासन के ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी, लेकिन 8 वर्ष बाद हुई थी। लेकिन यह राज्याभिषेक के 90वें वर्ष हुई थी टोटल, कुल मिलाकर यदि देखें तो 8 वर्ष बाद हुई थी और 90वें वर्ष हुई थी। तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है कलिंग विजय का। याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या थी। तो कलिंग की राजधानी तोसल थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस युद्ध से व्यथित होकर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध से ही अशोक ने व्यथित होकर इस प्रकार की युद्ध नीति को त्याग दिया, जिसमें कि काफ़ी नरसंहार होता था। तो आगे देखते हैं, अपने बड़े भाई के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो याद रखिएगा, अब बौद्ध धर्म को अशोक ने किसके परामर्श से अपनाया था। तो ये निग्रोध से प्रभावित होकर अपनाया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु। तो दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो उपगुप्त थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो कौन थे। तो वो उपगुप्त ने इनको दीक्षा दी थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। और देख लेते हैं अशोक की यात्राओं का वर्णन और क्रम। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अशोक ने अपने यात्रा वृत्तांत जो शुरू किया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद,
वो कहाँ से शुरू किया था। तो सबसे पहले ये बोध गया में 10 वर्ष ज्ञान प्राप्त के बाद बोध गया 10वें वर्ष गए थे। उसके बाद ये कुशीनगर गए थे और फिर लुम्बिनी गए थे। उसके बाद ये कपिलवस्तु गए हैं और फिर सारनाथ गए और फिर अंत में श्रावस्ती गए हैं। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा यात्रा किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं ये ज्ञान प्राप्त के 10वें वर्ष बोध गया गए थे। और देख लेते हैं लुम्बिनी ये 20वें वर्ष गए थे। अपने ज्ञान प्राप्त के बाद ये लुम्बिनी 20वें वर्ष गए हैं, 20वें वर्ष गए थे, क्योंकि लुम्बिनी से एक लुम्बनदेही का अभिलेख प्राप्त होता है जो कि सबसे छोटा अभिलेख है लुम्बनदेही। और यहाँ पर क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था तो इस कारण से वहाँ पर जो कर होता था 1/6 तो सामान्यतः लगता था, लेकिन लुम्बनदेही में 1/8 कर लगने लगा था इनके जाने की वजह से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था और ये बराबर की पहाड़ियों पर निर्माण किया गया था चारों गुफाओं का। ये कौन कौन सी गुफाएं हैं तो ये भी कई बार पूछा जाता है। लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपार की गुफा, सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी की गुफा, ये 4 गुफाएं हैं। और देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख, अशोक सबसे पहले खोजा गया अभिलेख कौन था तो दिल्ली मेरठ का अभिलेख 1750 ईस्वी में खोजा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख तो दिल्ली टोपरा अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के किन अभिलेख को पढ़ा था तो ये दिल्ली टोपरा अभिलेख, और इसका सन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शिलालेख, फिर स्तंभलेख, फिर गुहालेख। तो शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ और लघु। और स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ और लघु। तो इस प्रकार से अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। आगे देखते हैं अभिलेखों की भाषा क्या है तो अभिलेखों की भाषा है प्राकृतिक भाषा है। और लिपि कौन कौन सी अपनाई गई है तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी, ये 4 प्रकार की लिपि अपनाई गई है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में दोनों पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तान में दोनों पाए जाते हैं। और तक्षशिला का अभिलेख ये अरमेइक भाषा में लिखा गया है क्योंकि ये भी पाकिस्तान में पाया गया है। तो पाकिस्तान में पाए जाने वाले अभिलेखों को अरमेइक लिपि में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और कांधार का अभिलेख तो कांधार का अभिलेख यूनानी और अरमेइक भाषा में, अरमेइक लिपि में लिखा गया है। और लघमान का अभिलेख ये अरमेइक भाषा में, अरमेइक लिपि में लिखा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लघमान। और आगे देख लेते हैं शिलालेख। अशोक के शिलालेख कितने प्राप्त हुए हैं तो अशोक के शिलालेख 14 प्राप्त हुए हैं, जो कि 8 स्थानों से कुल मिलाकर प्राप्त हुए हैं। तो 8 स्थानों से अलग अलग इनके 14 लेख प्राप्त हुए हैं। तो दीर्घ शिलालेख देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ शिलालेखों में शाहबाजगढ़ी अभिलेख ये पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है। तो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है। और मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा से प्राप्त हुआ है। तो मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा से प्राप्त हुआ है। और कालसी देहरादून के उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। और कालसी देहरादून के उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। और गिरनार गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी ये हाल ही में यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कालसी अभिलेख, तो याद रखिएगा कालसी अभिलेख देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। और धौलीगढ़ अभिलेख तो ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, पुरी जिले से, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया था यूपीएससी में। धौली अभिलेख पुरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और देख लेते हैं जौगढ़, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी का अभी 2022 का पेपर में पूछा गया है, देख लीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन था शिफ्ट डी में। तो गंजाम ज़िले में उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं एर्दगुड़ी, एर्दगुड़ी कुर्नूल जिला में आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और सोपारा ये थाना ज़िले में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोपारा महाराष्ट्र से थाना ज़िले से।
और अशोक के कुछ लघु शिलालेख देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एकनाथ। तो एकनाथ जबलपुर एमपी से प्राप्त हुआ है। ये लघु शिलालेख हैं अशोक के। और देख लेते हैं दूसरा, तो गुर्जरा। तो गुर्जरा शिलालेख ये दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सहसाराम देख लेते हैं, तो ये शाहाबाद बिहार से प्राप्त हुआ है। ये सहसाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं भाबरू का वैराट। तो ये जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो भाबरू का वैराट जयपुर राजस्थान से। आगे देख लेते हैं मास्की का अभिलेख। तो मास्की रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी तो चित्रदुर्ग और मैसूर से प्राप्त हुआ है। तो ये कर्नाटक में है मैसूर, ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी मास्की ये दोनों कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। सिद्धपुर देख लेते हैं, तो सिद्धपुर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जटिंग रामेश्वर। तो जटिंग रामेश्वर अभिलेख ये लघु शिलालेख है। तो ये कर्नाटक से ये भी प्राप्त हुआ है। और एर्रगुड़ी देख लेते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में कुर्नूल से प्राप्त हुआ है। गोबी मठ देख लेते हैं, तो कोपबल और मैसूर से प्राप्त हुआ है, ये भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और पालीगुंडू, तो पालीगुंडू कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। राजुल मुंडागिरी। तो राजुल मुंडागिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अहरौरा शिलालेख देख लेते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है अहरौरा। और सारोमारो अभिलेख। तो सारोमारो अभिलेख शहडोल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और नेत्तूर अभिलेख, तो ये मध्य प्रदेश से ये भी प्राप्त हुआ है। और उडेगोलन। तो उडेगोलन ये बेल्लारी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक से सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पनगुडरिया। तो पनगुडरिया सीहोर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और देखते हैं सन्नाती। तो सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो ये 18 लघु शिलालेख थे अशोक के। अब देख लेते हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख टोटल 7 प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ। तो स्तंभ लेखों में पहला है दिल्ली मेरठ का अभिलेख, और दूसरा है दिल्ली मेरठ पहला। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लौदिया अरराज ये चंपारण बिहार का है। और लौदिया नंदनगढ़ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी चंपारण बिहार का है। और 5वां नंबर है रामपुरवा का अभिलेख, ये बिहार का है। और छठा है प्रयाग का स्तंभ लेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। तो प्रयाग को पहले कौशाम्बी में प्राप्त हुआ था, तो प्रयाग पहले कौशाम्बी में प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बाद में इसे प्रयागराज लाया गया था। तो आगे देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख कितने प्राप्त हुए हैं? तो लघु स्तंभ लेख 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का अभिलेख, कौशाम्बी का अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौशाम्बी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और रुमनदेई का अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है, नेपाल से प्राप्त हुआ है। निगलीवा का अभिलेख ये भी नेपाल से प्राप्त हुआ है। और आगे देख लेते हैं अशोक के शिलालेख और उसके विषय। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में इस बार पूछा गया था कि अशोक का शिलालेख 12 किससे में क्या वर्णन किया गया है, तो उसमें धार्मिक सहिष्णुता था। तो ऐसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में क्या वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। टोटल इसके 14 दीर्घ शिलालेख हैं, जिनमें शिलालेख फर्स्ट देख लेते हैं। पशु बल की निंदा की गई है, समारोहों पर पाबंदी, और कुछ चिन्हित पशुओं को मारने की अनुमति दी गई है, जैसे मोर और मृग की हत्या का समर्थन है। अगला देख लेते हैं शिलालेख 2 में मानव और पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्यों को करने को बोला गया है। अगला शिलालेख देख लेते हैं शिलालेख 3। तो इसमें हर 5वें वर्ष धम्म का प्रचार जिसे अनुसंधान कहा जाता है। तो हर 5वें वर्ष धम्म का प्रचार जिसे अनुसंधान कहा जाता है। बचत, धार्मिक नियम और अल्प व्यय को धम्म का अंग बताया गया है। तो याद रखिएगा शिलालेख 3 को बचत, धार्मिक नियम और अल्प व्यय को धम्म का अंग कहा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिलालेख 4 ये धम्म नीति के बारे में बोला गया है। तो शिलालेख 4 धम्म नीति के बारे में इसमें बताया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं शिलालेख 5। तो शिलालेख 5 के बारे में क्या बोला गया है? तो शिलालेख 5 में लोगों को धम्म में प्रवृत्त करने
और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्त। तो क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 में धम्म महापात्र की नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, ये 5 नंबर पे। आगे शिलालेख नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें सक्रिय प्रशासन, सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है और आत्मनियंत्रण की शिक्षा इसमें मिलती है। तो 6 में व्यापार और आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ शिलालेख नंबर 7। तो शिलालेख नंबर 7 में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक सहिष्णुता, शिलालेख नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर शिलालेख नंबर 8 में देख लेते हैं। तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है और आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बात की गई है, शिलालेख 8 में। आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बात की गई है, शिलालेख 8। आगे देख लेते हैं कुछ शिलालेख 9। तो शिलालेख 9 में विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों पर पाबंदी। तो शिलालेख 9 में विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों पर पाबंदी और शिष्टाचार का वर्णन किया गया है, शिलालेख 9। आगे देख लेते हैं शिलालेख 10। तो शिलालेख 10 में इसमें अशोक के विभिन्न संप्रदायों के बीच असंतोष से चिंतित होने के बारे में वर्णित किया गया है। ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति समान भाव और राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये इसमें शिलालेख 10 में कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिलालेख 10 भी। आगे देख लेते हैं शिलालेख 11। तो शिलालेख 11 में धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। तो शिलालेख 11 में धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। और शिलालेख 12 में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और धार्मिक सहिष्णुता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2022 में, शिलालेख 12। तो याद रखिएगा, ऐसे ही हर बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 14 शिलालेख आप एकदम रट लीजिएगा। शिलालेख 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है, पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पश्चिम पड़ोसी राजाओं का वर्णन है जिनके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे। तो कौन कौन से विदेशी राजाओं का वर्णन है। तो एंटियोकस सीरिया का है, और टालेमी फिलाडेल्फस ये मिस्र के राजा थे, और मगस सीरिन के थे, एलेक्जेंडर एपिरास के थे, गोनट्स मकदूनिया के थे। तो ऐसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन विदेशी राजाओं के बारे में कभी कभी जोड़ी में आ जाते हैं क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेख में इन राजाओं का वर्णन किया गया है और इनको जोड़ी में मिलाइए। तो ये इनको आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिस्र और सीरिया का कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं शिलालेख 14। तो शिलालेख 14 में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है और 13 शिलालेखों में जो त्रुटियां हुई हैं उनको सुधार करने की बात की गई है। तो शिलालेख 14 में जो त्रुटियां हुई हैं उनको सुधारने की बात और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।